वैसे तो देश में सबसे बड़ा कैडर स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश का है। सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि 86% टेंडर सिंगल टेंडर बेसिस पे जाते हैं। सिंगल टेंडर। करप्शन के चार्जेज रहे, भाई भतीजावाद के चार्जेज रहे, कास्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के चार्जेज लगे। कई सारे शहरों में बेसिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ वाटर सप्लाई, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ सीवरेज, ड्रेनेज नेटवर्क्स, ये थे ही नहीं। 30,000 करोड़ का मेरा एनुअल बजट था पीडब्ल्यूडी का, 3,500 करोड़ की सेविंग हुई। एक बहुत बड़ा रैकेट कुछ जगहों पर सामने आया कि कई सारे लोगों ने कई सारे कंपनीज रजिस्टर कर दिए। और नमस्कार, संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान श्री नितिन गोकर्ण जी हैं। गोकर्ण जी उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से अभी कुछ हफ्ते पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। गोकर्ण जी के बारे में सबसे खास बात यह है कि एक तरफ जहां ये बहुत ही सफल प्रशासक रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, गुड गवर्नेंस को जिन जिन विभागों में काम किए उन विभागों में डाउन द लाइन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किए, वहीं दूसरी तरफ इनकी एक और भी विशिष्ट पहचान है और वह पहचान है स्पिरिचुअलिटी की, डिवाइन की, स्पिरिचुअलिज्म की। नितिन जी ने नौकरी में रहते हुए इतनी बखूबी के साथ अध्यात्म और प्रशासन दोनों में तालमेल बना के अपना समय निकाला, वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है और उन तमाम नए अधिकारियों के लिए एक मिसाल है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए भी मोरलिटी, इंटीग्रिटी, स्पिरिचुअलिटी के साथ गुड गवर्नेंस को आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। आम जनता के हित में सरकारी फैसले लिए जा सकते हैं और तमाम प्रेशर और इंटरफेरेंस के बावजूद जो उचित काम है, जो उचित निर्णय है, वह आम जनता के हित में लिया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है। आज मैं नितिन जी से उनके एक लंबे नौकरी और उनके जो प्रशासनिक अनुभव है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और उसके बाद उनका जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ झुकाव रहा उसके बारे में भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि नौकरी में रहते हुए आपने अध्यात्म की तरफ इतना गहराई से जाके कैसे आपने काम किया। आपने करीब 5 महत्वपूर्ण किताबें लिखी जिसका की चर्चा हम एक एक करके करेंगे और कुछ किताबें जो अभी हमारे पास उपलब्ध है, मैं अपने कैमरामैन को कहता हूं कि उसको दिखा दें। एक किताब है अ स्टडी ऑन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये गवर्नेंस को लेके है, जैसा कि इसके टॉपिक से ही लग रहा है। दूसरी किताब नितिन जी की है श्री गोकर्ण पुराण सार और तीसरी किताब है गोकर्ण अक्रॉस भारत और चौथी किताब है काशी सर्व प्रकाशिका और 5वीं किताब है भज विश्वनाथम। तो ये पांचों किताबें अपने आप में विशिष्ट हैं और इस पर हम विस्तार से आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी विषय वस्तु क्या रही है और कब कब आपने इन किताबों को लिखी। और नौकरी में रहते हुए जहाँ की इतने प्रेशर पॉलिटिक्स रहता है, इतना इंटरफेरेंस रहता है, इतना ज़्यादा पब्लिक से लेके और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का दबाव रहता है, उसके बीच में आपने स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से प्रैक्टिस किया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने का। मैं शुरू से स्पिरिचुअल रहा ऐसा नहीं है। मैं तो मेरी परवरिश जो है मुंबई में हुई थी और मेरे पिताजी साइंटिस्ट थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो बचपन में जो माहौल था वो साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक कल्चर के तरफ था। ये ज़रूर है कि भगवान में हम विश्वास करते थे, जैसे बाकी सामान्य किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, उसी तरीके से था।
जैसा होता है सौभाग्यवश या जो भी आप कहें कि इस महान देश की सेवा करने का एक अवसर मिला जब यूपीएससी से मैं पहली बार 22 वर्ष की उम्र में मैं आईपीएस में मेरा चयन हुआ। उस समय मुझे लगा था कि हो सकता है मुझे महाराष्ट्र मिल जाए, चूँकि महाराष्ट्र से 80 के दशक में शायद ही कोई यूपीएससी को बैठता हो या क्लियर करता हो, लेकिन जो भाग्य की रचना थी उसमें मुझे उत्तर प्रदेश संवर्ग मिला। 2-3 साल बाद मैं पुनः बैठा यूपीएससी में, पुनः मुझे यूपी संवर्ग मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये भाग्य कैसे है कि 2 बार व्यक्ति यूपीएससी क्वालिफाई करे, पहले आईपीएस फिर आईएएस, और दोनों बार जो है संवर्ग मेरा उत्तर प्रदेश मिले। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई ग्रेटर पावर जिसको कहते हैं हम, जो डेस्टिनी है या प्रारब्ध है, जिसमें कि कर्म क्षेत्र मुझे उत्तर प्रदेश के रूप में इस जीवन में मुझे करने का सौभाग्य मिला। मेरा जो वैसे तो मैं बहुत कॉन्शियसली काम करता रहा, लेकिन जो मेरा पहला जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के तौर पे यदि रहा तो वो मेरी जब वाराणसी में पोस्टिंग हुई थी कलेक्टर के रूप में 2005 के आसपास। वाराणसी में मेरा काफ़ी लंबा एक तरीके से लगाव रहा है, और 2005 से लेकर अभी तक 2025-20 साल से मैं वाराणसी को बहुत करीब से देखा हूँ। और संभवतः मैं इकलौता ऐसा अफसर हूँ जो कि डीएम और कमिश्नर, और वो भी कमिश्नर 2 बार, और वो भी 4 अलग अलग सरकारों में, मतलब चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, सभी सरकारों में वाराणसी में काम करके सेवा करने का वहाँ पर एक मौका मिला। तो जो मेरे ऊपर जो स्पिरिचुअल जो लेयर आने लगा वो वाराणसी में, जब मैं काशी को जानने की मेरी इच्छा हुई और उसके अंदर जब मैं जाने लगा, तब ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। और उसमें मैं कहूँगा कि मुझे नौकरी करने में बहुत बड़ा संबल मिला, क्योंकि एक मॉरल स्पिरिचुअल पावर जो होता है वो, उससे मैं एक विरक्तता की भावना में, लेकिन गहराई में और जनता के हित में उस तरीके से काम करने का, डिटैच रहते हुए भी अपने काम को बहुत अंजाम देना और आउटकम और उसका लास्ट तक उसको ले जाना, एंड तक, ये करने का एक बहुत बड़ा एक पावर जिसको कहेंगे टेम्पोरल पावर, मतलब मैं जो पावर्स थे उस पद के, उसको कैसे निचले स्तर तक, गरीबों के स्तर तक, या जो उसको डिज़र्व करता है वहाँ तक उसको कैसे रिलीफ दे सके, उस तरफ करने का एक बहुत बड़ा एक नज़रिया मिला। ये जो आपने किताबें लिखी हैं अलग अलग समय पर, तो मैं एक एक करके मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन किताबों को अगर संक्षेप में बताएं कि इसकी जो विषय वस्तु है क्या है। जैसे आपने एक किताब लिखी है गोकर्ण अक्रॉस भारत, अगर हम कहें कि इसके क्या है खास विषय वस्तु और इसको लिखने के पीछे आपका क्या मकसद था, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। मैं जब यूपी में आया था तो लोग मुझे पूछते थे कि ये गोकर्ण क्या होते हैं, सरनेम को लेकर। जिस गांव का मेरे तब फोर फादर्स जो रहे हैं, मतलब मेरे दादाजी उस गांव को छोड़ के चले गए थे, तो मैं जो कहेंगे तीसरी पीढ़ी हूँ जो उस गांव में नहीं रहा हूँ। तो वो गांव है गोकर्ण, वो कर्नाटक का है, लेकिन मेरा कभी ऐसा वहाँ पर मैं कभी रहा नहीं, ना मेरी वहाँ पर परिवार की कोई हमारी कोई ज़मीन या कुछ ऐसा है, केवल नाम बस चला आ रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज उस गाँव के थे। तो यूपी में कहीं भी जाता था तो लोग यही पूछते थे ये गोकर्ण क्या है, कौन होता है, क्या है। तो मुझे इतना ही पता था कि भाई ये गांव का नाम है। लेकिन ये काशी में जो लिखा, उसके बाद ये मेरी अभी हालिया किताब है जो 2024 में लिखा, रिसेंटली आई है। तो इसमें जो गोकर्ण क्या है, इसको एक परिभाषित करने का या उसको प्रदर्शित करने का एक इस किताब के माध्यम से लोगों के बीच लाने का एक प्रयास है। हम जानते हैं सभी कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन आत्मलिंग यदि कहीं है तो साक्षात विराजमान ये गोकर्ण में है। अच्छा। और गाय के कान का स्वरूप है। अच्छा।
और इसमें जो कहानी है वो रावण अपनी माँ को उनकी इच्छा होती है उनकी माता जी को कैकसी को कि वो कैलाश में जाकर के भगवान शिव का वो दर्शन करें। तो रावण से बड़ा तो कोई शिव भक्त अभी तक तो हुआ नहीं है। तो रावण कहते हैं कि साहब मैं आपको भगवान शिव को यहीं लंका में लेकर के आऊँगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जाके अपना तप करते हैं। और तप जो लोगों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा यदि की हो तो उसकी अनुभूति आप कर सकेंगे। मैं 2001-2 में मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी मैंने पैदल पूरी की थी, तो उसकी भी मैंने अनुभूति की है कि मानसरोवर में क्या है। कि मानस सरोवर तो ब्रेन है, मतलब जो कहते हैं कि भारतवर्ष का जो ब्रेन है वो मानस सरोवर है, जहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं। मुख्य जो नदी है वो सिंधु नदी है एक तरफ जो है ब्रह्मपुत्रा है, एक तरफ सतलज है, एक तरफ घाघरा के जो पार्ट है वो है। 4 नदियाँ हैं। और जो भूभाग भारत का है, जो मानस सरोवर से जो निकलता है, जो 2 नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, और जो उसके नीचे का जहाँ तक आपको समुद्र तट मिलता है, वो पूरा भूभाग का जो वर्णन है वो भारतवर्ष है। और ये वहीं से ये शिवलिंग, गोकर्ण का जो शिवलिंग है, ये वहीं से आकर के यहाँ गोकर्ण में स्थापित है। इसकी जो व्याख्या है करीब 2000-3000 साल पहले के कई सारे पुराणों में और बाकी जगहों पर उसका उल्लेख है। ये मैंने इस माध्यम से एक शोध किया कि कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है शिव पुराण में और बाकी पुराणों में, और कैसे इसका वर्णन है। और केवल यहाँ कर्नाटक में नहीं है, आपका यहाँ गोला गोकर्णनाथ का भी एक हिस्सा खीरी के पास है, उधर भी है। आपका एक हिस्सा पुदुकोट्टई में है तमिलनाडु में, और लंका में तो है ही है। हम लोग जब बचपन में कॉलेज वाले में जाते थे तो LTT का बहुत बड़ा एक नाम आता था त्रिकोणमली त्रिकोणमली और जाफना जो इलाका था। तो त्रिकोणमली ये अपभ्रंश है तिरु गोकर्ण मलई का। और वो गोकर्ण का जो उल्लेख है ये टॉलेमी ने अपने मैप्स में ग्रीक में उसका वर्णन कर रखा है। महाभारत में गोकर्ण का वर्णन है, रामायण में गोकर्ण का वर्णन है, पुराण में गोकर्ण का वर्णन है, श्रीमद् भागवत में गोकर्ण का वर्णन है। तो मैं इसको एक कॉम्पोजिट कल्चर के रूप में अपने गांव से लेकर के इसका कहाँ प्रादुर्भाव है पूरे पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, ये कैसे अक्रॉस मिलेनिया, हजारों साल के इतिहास का, और उसमें भी कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है, उसकी एक छोटी सी इसमें सारांश इस किताब में लाया हूँ। बहुत अच्छा। एक दूसरा किताब है आपका, ये श्री गोकर्ण पुराण सार। हाँ, ये हम सब जानते हैं कि जैसे 18 पुराण है जो मुख्य हैं, लेकिन स्थानीय पुराण भी कई जगह लिखे हुए हैं। और गोकर्ण एक इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है कि वहाँ पर ऋषि शांडिल्य के माध्यम से 118 अध्याय का गोकर्ण पुराण संस्कृत में पूरा उसका वर्णन है, चैप्टर बाय चैप्टर, कि कैसे शिव जी का उसमें प्रादुर्भाव हुआ और उनके पूरे जो गण हैं वो कैसे वहाँ रहे, रावण का उसमें क्या संदर्भ रहा, महाभारत के क्या संदर्भ रहा, वो सारा उसमें वर्णन है। तो इसमें के मैंने कुछ हिस्सा पहली बार संस्कृत से हिंदी में उसका अनुवाद कराया है, जिससे कि लोग ये जान सके, पढ़ सके सरल भाषा में, क्योंकि संस्कृत से हिंदी अनुवाद हुआ नहीं था। मास मीडिया तो हिंदी ही है, मास मीडिया हिंदी है। तो जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जिसको हिंदी में जिज्ञासा है उस चीज़ को पढ़ने की, तो उसके लिए ये किताब गोकर्ण पुराण सार लिखा गया। एक और अब हम आते हैं काशी पर, क्योंकि काशी से मेरा भी बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है और मैं भी अक्सर जाता हूँ और भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आपने काशी पर 2 किताबें लिखी हैं, भज विश्वनाथम और काशी प्रकाशिका। अब काशी पर थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि 2014 का काशी और 2014 से और 2025 के काशी, आपने 2005 से देखा है काशी को, तो 2005 से 2014 तक का जो काशी था उसको अगर आपसे हम कहें कि आप परिभाषित करिए सांस्कृतिक रूप से, तो आप किस तरह से देखते हैं? और 2014 से और 25 का जो काशी है उसको आप किस रूप में देखते हैं? काशी सबसे पुराना जीवंत सभ्यता मानव के में शहरों में जो निरंतर रूप से आज भी विराजमान है शहर, वो काशी।
हम इसीलिए कहते हैं कि काशी अविनाशी है, भगवान जी का त्रिशूल पे वो विराजमान है, भगवान महादेव का, हम सब बताते हैं उसको। और पहली बार जब मैं 2005 में वहाँ कलेक्टर हुआ था, तो मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि काफ़ी मूल हद तक की जो काशी की जो स्पिरिचुअल चीज़ें थी वहाँ पर, चाहे वो वहाँ के बाबा रहे, जैसे मौनी बाबा जी उस समय जीवित थे, या सतवा बाबा बड़े वाले वो जीवित थे, उनके जो आश्रम, उनके जो अनुयायी थे वो लोग एक्टिव थे, या संगीत के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, या गिरजा देवी जी हैं, राजन साजन मिश्रा है, छन्नूलाल मिश्रा जी। तो एक बहुत समृद्ध कल्चर 2005 का मैंने अनुभव किया था, और 2005 से लेकर के ये जो काशी सर्व प्रकाशिका मैंने लिखा, ये मुझे आइडिया आया था लगभग ये 2016 के आसपास। हम सब जानते हैं कि काशी में समय समय पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। 1100 ईस्वी के बाद से लेकर के 1700 ईस्वी तक बहुत काफ़ी कुछ इतिहास काशी का रहा है, और उसमें जो ज्ञानवापी है, क्योंकि काशी एक मंडल है, मंडल जिसको हम कहेंगे कि वरुणा और अस्सी का जो संगम है, जो आकर के गंगा जी से मिलता है, और यदि हम उसमें केंद्र बिंदु में यदि लें, तो ज्ञानवापी को यदि हम केंद्र बिंदु लें, तो ज्ञानवापी से 7 चक्रों में अष्ट दिशा में 56 विनायक विराजमान हैं, और 33 कोटि देवी देवताओं का, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, 9 दुर्गा है, 12 आदित्य हैं, सभी प्रकार के हमारे जितने गण हैं उनका सबका यथास्थान है, हर एक का ईयर मार्क्ड है, पूरा टोटल वो एक पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है, जो कॉस्मिक है, जो कॉस्मिक एनर्जी है। हमारे पूर्वजों ने उसको काशी के धरती पे उसको उकेरा है, हर एक को स्थान दे करके, और उसमें जो ज्ञानवापी है उसको केंद्र बिंदु रखा है, जिसका उद्यम गंगा जी से नहीं है, ये गंगा जी को प्रीडेट करता है। और उसमें हमारे उसमें आता है वर्णन कि रुद्र ने उसको अपने त्रिशूल से उसको तैयार किया है। उसका पानी भी आज भी गंगा जी के पानी से अलग है। अच्छा, उसका कूप है, और उसकी जो मिठास है उस पानी की, जब भी आप आचमन करें, तो कोई भी यात्रा आप प्रारंभ करेंगे तो वहीं ज्ञानवापी से ही शुरू होता है, और पूरी यात्रा आपकी ज्ञानवापी पे आके ही ख़त्म होती है। ज्ञानवापी से मणिकर्णिका जाते हैं, फिर प्रदक्षिणा होकर पूरा वहीं समाप्त होता है। ज्ञानवापी पर जो मंदिर बनाया था अकबर के ज़माने में, तो टोडरमल ने मुंगेर की लड़ाई लड़ी थी, उसमें जो उनको जो धन प्राप्त हुआ था, उस धन से फंडिंग हुआ था ज्ञानवापी मंदिर का अकबर बादशाह के समय में। और जिन्होंने उसकी पूरी परिकल्पना की थी आर्किटेक्चरल, और जो जिनके देखरेख में ये सारा काम हुआ, उनका नाम है पंडित नारायण भट्ट। पंडित नारायण भट्ट दादा हैं गागा भट्ट के, और गागा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था। तो वो एक कड़ी चली आ रही है। नारायण भट्ट ये पैठण के थे मूलतः, और उनके परिवार जो है गुजरात से होकर के यहाँ आए थे। नारायण भट्ट जैसा विद्वान अकबर के ज़माने में और कोई संस्कृत का ज्ञाता नहीं है। लगभग उन्होंने 23 संस्कृत में किताबें लिखी हैं उस ज़माने में, और जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है त्रिस्थली सेतु, जो प्रयाग, काशी और गया, इस पर जो भी लेख उस समय तक मध्यकालीन भारत तक विभिन्न पुराणों से, इतिहास से जो लिखा गया था, उसका समावेश उन तीनों स्थानों में किया गया है। तो काशी सर्व प्रकाशिका में जो काशी का जो पार्ट है त्रिस्थली का, उसका हिंदी अनुवाद इसमें किया गया है। पहली बार उसका हिंदी अनुवाद किया गया कि एक डॉक्यूमेंट रहे कि मध्यकालीन अकबर के समय के जो सबसे ज़्यादा संस्कृत में जो जिनकी विद्वत्ता थी, उन्होंने काशी के बारे में क्या लिखा है, उसी का हिंदी अनुवाद है। और ये जो दूसरी किताब है भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम, ये विश्वनाथ अष्टकम का हिस्सा है, हम सब जानते हैं।
उसको लोग कहते भी हैं गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। तो भज विश्वनाथम का ये कि भाई हम सब जो हैं उन्हीं के शरण में हैं। इसको करने का एक आइडिया तब आया था जब 2017 में ये स्वरूप जो है काशी का बदलने लगा था। ये पहला जो आपको याद होना चाहिए कि 1780 में जब ये मंदिर बना था काशी विश्वनाथ जी का, तो अहिल्याबाई होलकर ने इसको अविमुक्त क्षेत्र में जो बचे हुए 3200 वर्ग फुट का ही ज़मीन उस समय खाली था, उसी पर ये मंदिर को उन्होंने निर्माण किया था। अब उसका एक तरफ तो ताड़केश्वर मंदिर और फिर रानी भवानी का मंदिर ये सब था ही, और दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर और बहुत सकरी गलियां थी। विस्तारीकरण का कहीं कोई स्कोप था नहीं। तब विजिबली आप देखें तो वहाँ पर जब उस समय का छत्ता द्वार से जब आप जाते, और आपने देखा होगा कई बार, तो कई बार गए, उसमें घूमते घामते आप उसको दक्षिणी द्वार से आप अंदर आते, जहाँ पर ढोल नगाड़ा इत्यादि पहले बजा करता था, वहाँ से अंदर आप आते तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं हुआ करती थी। तो एक ये इच्छा हुई थी कि जो विश्व के नाथ हैं उनका इतना छोटा दरबार रहेगा तो जो उनके भक्तगण हैं उनको दर्शन करने में, आने जाने में पूरी असुविधा होगी। तो एक पहली बार 1780 के बाद 2007-8 में मेरे पहले कार्यकाल में जब मैं कमिश्नर था तो उसका विस्तारीकरण हुआ था मंदिर का, जिसमें कि रानी भवानी के द्वारा जो भुवनेश्वर महादेव है और तारकेश्वर मंदिर है, इसको मिला करके पूरा कैंपस को पूरब की तरफ टुवर्ड्स गंगा जी उसको बढ़ाया गया था। और उसी के साथ साथ जो विश्वनाथ गली जो जाती थी छत्ता द्वार तक, वहाँ तक एक एक करके मकानों को ले करके उसको समतलीकरण करा करके उसको ओपन करने का कार्य हुआ था। तो ये वो डॉक्यूमेंट है कि 2017 में तक क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि उस समय तक वहाँ मंदिर के अंदर जाने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी था। मैंने आपको याद होगा कि वहाँ पर 3 बार फ्रिस्किंग होती थी अंदर जाने के लिए। आज तो खैर काफ़ी खुल गया है, और लोगों ने, कई लोग ऐसे मुझे मिले जो अंदर तक जाके दर्शन करके बाहर चले आए, पूछे कि हमें समझ में नहीं आया कि बाबा कहाँ हैं। खोज नहीं पाते थे। तो एक ये उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए कि बाबा दरबार में कैसे गतिविधियाँ हुई, कैसे ये एक्सपांशन कहाँ तक कैसे उसको प्लान किया गया और कैसे इसका चीज़ रहा। नितिन जी, हम लोग बात कर रहे थे आपकी जो आध्यात्मिक पक्ष रहा, आपके पर्सनालिटी का, आपके जीवन शैली का। अब हम आते हैं आपके प्रशासनिक पक्ष पर, आपके व्यक्तित्व का। आपने एक किताब लिखी है, स्टडी ऑन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वैसे तो देश में सबसे बड़ा कैडर स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश का है, IAS और IPS का। ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारियों ने देश के तमाम सर्वोच्च पदों पर दशकों राज किया है। और ये भी सच है कि एक दौर था कि भारत सरकार में यूपी कैडर से लगभग 33% ब्यूरोक्रेट डेपुटेशन पर आते थे, और चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी का पद हो, डायरेक्टर IB का पद हो, या जो भी, या सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर का पद हो, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं था जिस पर कि यूपी कैडर के अधिकारियों को मौका नहीं मिलता था। उसके बाद एक दौर आया धीरे धीरे जब रीजनल पार्टीज की सरकारें बनने लगी देश के अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी बनने लगी। जब रीजनल पार्टीज आईं, उस समय से धीरे धीरे जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का, हम कहें कि प्रभाव या प्रभुत्व या दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा। और सबसे ज़्यादा कम हुआ जब UPA की सरकार थी, अब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे।
तो उस समय ठीक है कैबिनेट सेक्रेटरी एक दो हुए यूपी कैडर से, लेकिन वह डोमिनेंस नहीं रहा जो किसी ज़माने में होता था। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो क्वालिटी सर्विस इंटीग्रिटी वाइज यूपी कैडर के अधिकारियों का वह रुतबा नहीं बचा जो किसी दौर में हुआ करता था। करप्शन के चार्जेज रहे, भाई भतीजावाद के चार्जेज रहे, कास्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के चार्जेज लगे, और यहाँ तक कि एक स्टेज ये आया कि लगा कि ब्यूरोक्रेसी अब पूरी तरह से एक कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम कर रही है। आप उसी व्यवस्था में एक लंबे समय तक आपने योगदान किया और अपने को बचा के आप सेवानिवृत्त हुए। तो ये जो सिचुएशन और उसमें जो गिरावट आई है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के अंदर और गवर्नेंस को लेके? देखिए, ये ज़रूर है कि यूपीएससी से जब रिज़ल्ट निकलता है तो दो राज्य हैं जो डोमिनेट करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। और सबसे ज़्यादा यदि आज के तारीख में भी आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स किन राज्यों से आते हैं तो यूपी बिहार से ही आते हैं। अब यह है कि संवर्ग में कई लोगों को अपना राज्य जो गृह राज्य है वो मिलता है, कई लोगों को दूसरा राज्य मिलता है। हर राज्य की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, गवर्नेंस सिस्टम है और कार्य करने का तरीका है। उत्तर प्रदेश संवर्ग चूँकि बहुत बड़ा संवर्ग है, आज भी है संख्या के हिसाब से, तो इसलिए हमेशा ये भारत सरकार हो या कहीं और हो तो विजिबिलिटी यूपी के अफसरों की हमेशा से रही है। ये ज़रूर है कि 90 के शुरुआत के दशक के दौरान जो इनटेक हुआ ऑफिसर्स का, ये बहुत कम रहा। जब आप देखें तो पहले जैसे 85 और 84 इत्यादि बैचेस में 15-15, 20-20 अफसर एक एक बैच में हुआ करते थे, जो कि मुश्किल से 2-3 हो गया। तो संख्या कम होने के साथ साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी लोग सिकुड़ती गई। तो एक ये बहुत बड़ा मतलब ड्रॉबैक यूपी संवर्ग के साथ रहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि एज अ कोहोर्ट, मतलब कोहोर्ट हम कहेंगे वह संवर्ग के हिसाब से देखें तो यूपी के अफसरों में आज भी डिलीवर करने की जो क्षमता है और जो जज्बा है काम करने का, वो कम नहीं हुआ है। एक से एक आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, चाहे वो मेरे सीनियर्स हो, चाहे मेरे जूनियर्स हो या कलीग्स हो। बहुत अच्छे अफसर हैं, काफ़ी सारे। ख़राब हो सकते हैं कुछ, हर जगह होते हैं, लेकिन हम ये भी देखें कि कंट्रीब्यूट ओवरऑल यदि संवर्ग के हिसाब से देखा जाए तो यूपी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो ये किताब है जो इस पर जो ने लिखा है, मैं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग हुआ करता था। लोक निर्माण विभाग प्रदेश का बहुत पुराना बड़ा बदनाम विभाग, बड़ा बदनाम और मतलब लोगों को लगता है कि भाई इसमें तो कुछ मतलब वहाँ तो कुछ हो ही नहीं कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे विभाग में ये स्टडी कोशिश करती है कि क्या हम लीडरशिप के माध्यम से चीज़ों के जो आपका जो वर्किंग पैटर्न है उसको क्या हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, कि एक लीडर जो इस विभाग का होगा वो क्या उस विभाग पर परिणाम दे सकता है। और वो भी ये स्टडी दर्शाता है कि क्या जो वहाँ पर जो कार्य करने वाले अफसर हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, जेई हो, एई हो, एक्सीएन हो, एसई हो, चीफ हो, क्या वो सही चीज़ करने के लिए वो राय रखते हैं, या कि केवल कि भाई अब तो ये आदत हो चुकी है, हम बिगड़ चुके हैं, डिरेल हो गए, सही काम भी गलत तरीके से ही करेंगे। तो एक ये जो इश्यूज हैं, इसको समझने के लिए मैंने इसको शोध किया। और
मैं हमेशा मैं मानता हूँ लीडरशिप डिफरेंस पैदा करता है। सिस्टम आपका वही है, अफसर आपका वही है, लीडर यदि सही है तो डिफरेंस पैदा करता है। कारण उसका, जब मैं आईपीएस में प्रोबेशनर हुआ करता था एनपीए में, तो घोड़े चलाने की बहुत हॉर्स राइडिंग का हॉर्स भी राइडिंग ट्रेनिंग की होता है। ट्रेनिंग होती है। तो ये मैंने महसूस किया कि घोड़ा जानता है कि घुड़सवार कैसा है हाँ, उसी हिसाब से वो और उसी चलता है। हिसाब से वो चाल चलता है। हाँ, तो ये नहीं कि चीज़ें नहीं बदल सकती। यदि घुड़सवार कमज़ोर है तो घोड़ा उठा के पटक देगा उसको, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, बैठ नहीं पाएगा उस पर। तो नितिन जी, आप ऑप्टिमिस्ट हैं क्या कि जो ये ब्यूरोक्रेसी की जो एक ओवरऑल इमेज खराब हुई है पूरे देश में, और ब्यूरोक्रेट्स टर्न एक्टिविस्ट हो गए हैं या ब्यूरोक्रेट टर्न वॉलंटियर्स हो गए हैं, उसमें नियर फ्यूचर में कोई आपको दिखाई दे रहा है कि कोई बदलाव आ सकता है और वो पुरानी ग्लोरी फिर वापस आ सकती है? सवाल ये है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम किस प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स को रोल मॉडल मानते हैं। इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं। तो यदि आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड, कमिटेड टू द कंट्री, हाई इंटीग्रिटी वैल्यू के ऑफिसर्स को रोल मॉडल के तरह देख करके उसको आप प्रोत्साहन देंगे एज अ सोसाइटी एंड एज अ पॉलिटिकल इकोसिस्टम, तब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। संभव है इसी पीडब्ल्यूडी में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो होता था वो टेंडर का खेल होता था। मैंने जब ज्वाइन किया पीडब्ल्यूडी में तो सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि 86% टेंडर सिंगल टेंडर बेसिस पे जाते हैं। सिंगल अवार्ड हो टेंडर, जाते हैं। कोई आता ही नहीं है, केवल एक आदमी आता है और प्लस में जाता है। माने 1 करोड़ का काम है, 1 करोड़ 10 लाख किसी ने दे दिया तो 1 करोड़ 10 लाख में उसको अवार्ड हो गया, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले काम मैंने किया कि मैंने कहा एकल टेंडर सिस्टम ख़त्म, जियो जारी कर दिया, नो सिंगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा, प्लस में प्रीमियम में कोई टेंडर हम अवार्ड नहीं करेंगे। तीसरा, हमने चालू किया एक सिस्टम जिसको हम कहेंगे प्रहरी, कि आपका जो भी टेंडर होगा आप ऑनलाइन भरेंगे और उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा, वो सॉफ्टवेयर करके निकालेगा कि ये क्वालिफाई करता है कि डिसक्वालीफाई करता है। और यदि वो क्वालिफाई करता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर का फाइनेंशियल बिड खुलेगा। तो 2021 में इसको किया हमने। 30,000 करोड़ का मेरा एनुअल बजट था पीडब्ल्यूडी का, 3,500 करोड़ की सेविंग हुई है एक साल में। और इसको नीति आयोग ने उसको लिया, उसको मुझे बुलाया गया था, मैंने उसको पूरे देश भर हमने उसको प्रसारित किया। ठीक है, चीज़ें जो है वो समान नहीं रहती हैं, लेकिन संभव है। आप हाउसिंग और जीएसटी में भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाउसिंग में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि टाउन प्लानिंग की। अभी भी हम लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं सड़क पर, मोहल्लों में जल भराव को लेके और ख़राब प्लानिंग को लेके, तो अक्सर हम लोग गुस्से में कहते हैं कि इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ों की प्लानिंग थी, कि उनकी फॉरवर्ड प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी। 100 साल 200 साल आगे का विजुअलाइज करके तब वो रोड बनाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे। तो अब क्या हो गया है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग उससे ज़्यादा एजुकेशनली कॉम्पिटेंट हैं, उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे ज़्यादा रिसोर्स है। हम लोग उस तरह की प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते हैं जिस तरह की प्लानिंग की प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स किया करते थे? देखिए, बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो वेल्थ क्रिएशन है आपका जीडीपी का, और जो ग्रोथ जीडीपी में आना है, वो आपके अर्बन सेंटर्स से ही आना है। दुनिया का यही जो ट्रेंड है आप पाएंगे, वो चाहे शंघाई हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, मैनहट्टन हो, चाहे वो पेरिस हो, तो जो
जो मेजर जो शहर हैं वहीं पर आपको जीडीपी मिलेगा, वहीं ग्रोथ मिलेगा, वहीं टैलेंट मिलेगा, वहीं इकोसिस्टम होगा। अब उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को सुविधा हो, अपना जो समय है वो प्रोडक्टिवली यूज़ करके प्रोडक्टिविटी वहाँ की बढ़ सके। आपने सही कहा, अंग्रेज़ों के टाइम पे बहुत छोटे शहर हुआ करते थे और बड़ा उनका तो बड़ा सिंपल सा फंडा था कि ये भाई हमारा सिविल लाइन है और ये जो है वो नेटिव्स का एरिया है। बहुत ज़्यादा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काम नहीं किया, सड़क वड़क थोड़ी बहुत बनाई, थोड़ी बहुत सीवरेज वगैरह सिस्टम्स बनाए। क्योंकि मैं डायरेक्टर JNNURM भी था तो मैंने देखा था कि कई सारे शहरों में बेसिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर in terms of water supply, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर in terms of सीवरेज, ड्रेनेज नेटवर्क्स ये थे ही नहीं। ये अभाव था। मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 के आसपास तक का। तो पहली बार शहरों में JNNURM अमृत के माध्यम से काफ़ी बड़े अमाउंट्स आने लगे। अब इसमें समस्या है हमारी कुछ गवर्नेंस स्ट्रक्चर की। गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि शहर में काम करने वाले विभिन्न विभाग हो गए, स्टेक होल्डर्स उसमें बहुत हो गए। एक आपका उसमें नगर निगम है, एक आपका उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक आपका PWD है, एक उसमें बिजली विभाग है, एक उसमें तार का विभाग है, एक उसमें जल निगम है, जल संस्थान। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, वो नहीं सोचता कि अगले का मैं क्या प्रभाव करूँगा। मान लीजिए PWD ने अभी नई सड़क बना दी, कारपेट लगा दिया, तो पीछे से आ गया नगर निगम वाला कि वो खुदाई कर देगा, खुदाई कर रहा है। तो वो ये जो कोऑर्डिनेशन का है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए यदि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर ना हो कि कौन है जो उसको कंट्रोल करे कि क्या काम किसको करना है, तब तक ये हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगा। एक आखिरी सवाल, आप GST में भी रहे और अभी कुछ दिन पहले भी रेड्स हुए हैं पूरे देश में ओवर इनवॉइसिंग को लेके कि लोग फेक क्लेम करते हैं, GST रिफंड ले लेते हैं। उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने भी हैं और कारोबारी भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं। ये फेक इनवॉइसिंग किस तरह से करके लोग सरकारी खजाने को लूटते हैं? एक इसमें होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का। तो डिपेंड करता है कि आपने जब कोई कंपनी बनाई तो वो कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या शेल कंपनी है। एक बहुत बड़ा रैकेट कुछ जगहों पर सामने आया कि कई सारे लोगों ने कई सारे कंपनीज रजिस्टर कर दिए और जो है इनवॉइसिंग इधर उधर करा करके उसका तैयार करके फाइल और फिर ITC क्लेम करने का, और वो आपका नॉर्मल उस चैनल में भी जुड़ गया। उसको रोकने के लिए हमने, जब मैं GST देखता था तो रजिस्ट्रेशन ड्राइव तो हमने बहुत कराया। मतलब UP का जो GST बेस है वो पूरे देश में सबसे अधिक है। उस समय लगभग 32 लाख था, एक साल पहले तक 32 लाख रजिस्टर्ड GST डीलर्स थे। और एक जो प्रक्रिया हमने की थी जो दूसरे राज्यों से अलग थी, वो ये थी कि GST के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें हमारा कर्मचारी जो GST विभाग का है वो साइट पे जाएगा, उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ यहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सर्विस हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे इंटरेक्ट करेगा, जिससे कि पता चले कि जो व्यक्ति है जिसने भी रजिस्टर किया है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो 100% वेरिफिकेशन हम लोग करते थे, जिसके वजह से उतनी चीज़ें UP में नहीं थे, लेकिन कुछ अन्य राज्यों में इसमें बड़ी भारी मात्रा में, जहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं था, क्योंकि अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है तो आपने जमा कर दिया कागज़ ऑनलाइन तो तुरंत आपका रजिस्टर होके आ गया। ठीक है, रजिस्टर होके आ गया, लेकिन उसका सेकंड स्टेप जो है कि फिज़िकली वेरीफाई कर ले कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं, वो करने पर काफ़ी हद तक इसमें रुकावट मिली। दूसरा जो है, जितने इनवॉइसेस है हमने उसको टैग अप किया NHI के ई-वे बिलिंग सिस्टम से, ताकि जो मूवमेंट है गुड्स का जो दिखा रहे हैं वो
उसको सेंसिटिव गुड्स का ख़ास तौर पे, जिसमें कि पान मसाला है या स्टील स्क्रैप है या इस तरह के जो सेंसिटिव गुड्स हैं जहाँ पे इवेजन होता है या जहाँ पे काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसको ट्रैक करने की भी एक मैकेनिज़्म ले आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।